बदला समय न्याय का अब रूप बदल गया। अब तक था न्याय व्यक्ति का कर्तव्य, अब व्यक्ति का अधिकार बन गया। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म ई कक्षा, जिस पर इसका तकनीकी सहयोग मिशन ज्ञान के द्वारा किया गया है, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की आधुनिक संकल्पना, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जेरेमी बेंथम, डेविड ह्यूम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को पढ़ेंगे। किसी विचारक को पढ़ने से पूर्व हम उसके काल के बारे में, यानी उसके आसपास के राजनीतिक सामाजिक परिवेश की एक चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग जानते हैं आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं, यानी आधुनिक काल का एक परिचय। बच्चों, आधुनिक काल का आगाज यानी प्रारंभ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मैकियावली के समय से माना जाता है, क्योंकि मैकियावली ने सबसे पहले वैज्ञानिक और मौलिक विचार दिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, और उन्हें किसी की देखा देखी करके प्रस्तुत नहीं किया, अपितु वह उसके स्वयं के विचार थे और विज्ञान की कसौटी पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर तथा यथार्थ की कसौटी पर कसे हुए थे। इसीलिए मैकियावली से एक लाइन खींची गई कि ये आधुनिक काल का आगाज होता है, यानी 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल प्रारंभ होता है। और अनेक विशेषताएं हैं, जैसे आधुनिक काल के अंतर्गत अब औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आई, मशीनों का आगाज हुआ, मशीनीकरण का युग प्रारंभ हुआ, छापे खाने का आविष्कार हुआ, पुस्तकें छपने लगी और लिखित रूप में, स्थायी रूप में होने के कारण वह अध्ययन अध्यापन के काम में उपयोगी साबित होने लगी। ज्ञानोदय का युग प्रारंभ हुआ, यानी बौद्धिक क्षेत्र में एक क्रांति आई और लोग बाग पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन प्राप्त करके अपने ज्ञान अर्जन का विकास करने लगे और नवीन दर्शन और नवीन विचारों के आयाम स्थापित करने लगे। अब तक बच्चों धार्मिक राज्य की अवधारणा थी, यानी राज्य को ईश्वरीय स्वरूप में देखा जाता था और चर्च की प्रमुखता थी। अब जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसका अंत हो गया, वह अब धराशायी हो गया और छोटे छोटे नगर राज्य थे, वे भी अब समाप्त होकर राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना की ओर बढ़ने लगे। लोग अधिक संख्या में एक साथ रहने लगे, लोगों में संपर्क बढ़ने लगा, यातायात के साधनों का विकास होने लगा और आवाजाही बढ़ी और आवाजाही के अंतर्गत कम समय के अंतर्गत अधिक प्राप्ति का प्रयास भी होने लगा। इन सब परिवर्तनों के कारण औद्योगिक और ज्ञान के क्षेत्र में विकास होने के कारण अब एक नवीन क्रांति हुई, जिसे बौद्धिक क्रांति भी कहा गया, जिसे शासन संबंधी नए नियम स्थापित करने वाली क्रांति भी कहा गया। अब तक क्या हो रहा था? शासन का केंद्र बिंदु राज्य था, राज्य तक ही अध्ययन किया जा रहा था। पहली बार व्यक्ति को राज्य अवधारणा में केंद्रीय स्थान दिया गया, व्यक्ति के बारे में सोचा जाने लगा, व्यक्ति को प्रमुखता दी जाने लगी और व्यक्तिवाद और मानववाद जैसी नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ। व्यक्ति का हित किसमें है, कितना है और कैसे है, इस पर विचारकों में विचार मंथन होने लगा और राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय वस्तु अब व्यक्ति बनता चला गया। इसी अवधारणा के क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेविड ह्यूम के विषय में। बच्चों, डेविड ह्यूम का जीवन काल 1711 से 1776 के मध्य रहा। इनका जन्म ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में हुआ और ये एक महान इतिहासकार, दार्शनिक एवं निबंधकार थे। ये ज्ञान का एक पुंज थे और इनकी इस पुंज की एक कड़ी में एक कृति है, इनकी महान कृति ए ट्रीटिज ऑन ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति पर विचार एवं विवेचन, जो 1740 में प्रकाशित हुई। इस कृति में इन्होंने मानव का विश्लेषण किया, मानव मनोमस्तिष्क का, मानव की भावनाओं का और मानव संबंध में अनेक ऐसे तत्वों का विश्लेषण किया जो राज्य और मानव दोनों को प्रभावित करती है और वास्तव में यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का हित किसमें है। ये एक अनुभववादी विचारक थे और इनका मानना था कि व्यक्ति का हित क्या है
यह अनुभव से ही तय किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि प्रकृति के किसी भी तत्व की या सृष्टि के किसी भी नियम का यदि हमें पता लगाना है तो वह केवल उस निरीक्षण क्षमता के द्वारा ही हो सकता है जिसे अनुभव कहा जाता है। इनका मानना है कि प्रकृति में कुछ जो प्रवाह चलता है उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं और नियमितताएं होती हैं जिनके कारण वो अपनी निरंतरता और क्रमबद्धता बनाए रखती है। अब इस क्रमबद्धता और नियमितता के कारण कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और ये निश्चित निष्कर्ष किस पर आधारित होते हैं? अनुभव पर आधारित होते हैं। इन्होंने कहा कि तर्क बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों की क्षमता सीमित होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे नैतिक क्षेत्र में। जैसे मैं स्पष्ट करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक पिक्चर देख रहा है या कहानी सुन रहा है या पढ़ रहा है, तो जैसे ही वह उस कहानी को देखता है या उस मूवी को आगे देखता है, उस फिल्म को आगे देखता है, तो वह धीरे धीरे किसी एक किरदार से जुड़ जाता है जो कि एक काल्पनिक होता है। उस किरदार या पात्र से जुड़कर वह अपनी भावनाएं उसके समकक्ष मानने लगता है। यत्र तत्र वह अपने आप को ढूंढने लगता है कि कहीं मैं भी इसके आसपास ही हूँ, और धीरे धीरे उस पात्र के प्रति उसको सहानुभूति होने लगती है। उसके साथ बुरा होता है तो हमें बुरा लगता है, उसे बुरा लगता है, और जब उसके साथ अच्छा होता है तो उसे खुशी होती है, क्योंकि वह नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से या सहानुभूति के स्तर पर उससे जुड़ जाता है। यही कहना है डेविड ह्यूम का कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय क्षमता या व्यक्ति की भावनात्मक क्षमता या व्यक्ति की कल्पना क्षमता एक निश्चित होती है और वह कभी भी सटीक निष्कर्ष नहीं निकालने देती। सटीक निष्कर्ष पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम अनुभव का सहारा लेते हैं, यानी बिना अनुभव के हम निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अब इसी अनुभववाद को इन्होंने अपने न्याय का आधार बनाया है और कहते हैं कि नियमों का पालन करना ही न्याय है। न्याय क्या है? नियमों का पालन करना मात्र न्याय है। व्यक्ति अगर निर्धारित नियमों का पालन करता है तो वह न्याय का अनुपालन करता है, क्योंकि अनुभव के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि ये नियम है वे सर्वहित का साधन होते हैं, सार्वजनिक रूप से उपयोगी होते हैं। और यहीं पर बेंथम ने उपयोगितावाद का बीजारोपण कर दिया, जिसे हम आगे जब बेंथम पढ़ेंगे तब उपयोगितावाद को अधिक स्पष्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के नियम उपयोगी होते हैं और उपयोगिता के आधार पर ही हमें इनका अनुपालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों कहा जा सकता है कि डेविड ह्यूम का मानना था कि न्याय नियमों का पालन करना है और नियम सर्वहित या सार्वजनिक हित या उपयोगिता का आधार होते हैं। अब अध्ययन करते हैं जेरेमी बेंथम के विषय में। इनका जीवन काल 1748 से 1832 के मध्य रहा। इनका जन्म भी ब्रिटेन में ही हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन तीनों विचारकों का जन्म उस समय होता है जिस समय यूरोप में और पश्चिमी जगत के अंतर्गत उथल पुथल मची हुई थी। ज्ञान के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हो रहे थे। अब राजनीति में उदारवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्था जैसे मूल्य भी हावी होने लगे, उनका भी अब प्रभाव दिखाई देने लगा। इसके कारण अनेक प्रकार के नए आयाम हमारे सामने उभर कर आने लगी। प्रत्येक वस्तु को या प्रत्येक कार्य को उसके परिणाम के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर देखा जाने लगा। जेरेमी बेंथम की महान कृति एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत इन्होंने एपिक्यूरस के इस कथन को दोहराया है कि मानव को वह व्यवहार करना चाहिए जो उसके सुख में वृद्धि कर सके और दुख से बचा सके। अर्थात व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसके सुख में वृद्धि कर सके और दुख से हमेशा उसको दूर रहना चाहिए। यह किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब हम बेंथम की न्याय संकल्पना को समझते हैं। बेंथम कहता है कि पूर्ण न्याय, पूर्ण अधिकार
या पूर्ण सत्ता जैसा कोई भी विषय होता ही नहीं है। ऐसी कोई भी संकल्पना कहीं नहीं होती जिसमें सबको पूर्ण न्याय पहुंचा दिया जाए, सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हो जाए, या पूर्ण प्रभुसत्ता जिसमें किसी का दखलंदाजी हो ही नहीं। ऐसी स्थिति कभी भी स्थापित हो ही नहीं सकती, ऐसी संकल्पना हो ही नहीं सकती। पूर्ण संकल्पना एक ही है, वह है इष्ट सिद्धि, यानी व्यक्ति जो चाहता है वह उसे मिल जाए, और यही पूर्ण संकल्पना है। इसके अलावा कोई भी संकल्पना पूर्ण नहीं होती है। यदि जो व्यक्ति चाहता है वह उसे मिल जाता है किसी रूप में, तो यही पूर्ण संकल्पना है। इन्होंने कहा कि कोई भी संकल्पना उत्कृष्ट या निकृष्ट भी नहीं होती, अच्छी या बुरी भी नहीं होती। बुरा होने का प्रमाण है उसके परिणाम, उसकी उपयोगिता, उसको प्राप्त होने पर मिलने वाला लाभ। अगर यह उन्नत है तो अगर इसके परिणाम उन्नत हैं, अगर इसकी उपयोगिता अच्छी है, प्रबल है, तभी वह उत्कृष्ट या निकृष्ट संकल्पना है। जिस प्रकार से ये कहते हैं कि मानो कि ये कोई ग्लास है पानी का, अब इस पानी के ग्लास में से हम लोगों को पानी पीने को मिलता है, तो यह संकल्पना कैसी हुई? उत्कृष्ट हुई। यानी कोई राजनीतिक संकल्पना ऐसी है जैसे अधिकार है, और उस अधिकार की संकल्पना में अधिकतम व्यक्तियों को प्राप्त होता है, तो वह क्या है? वह संकल्पना अच्छी है, और अगर प्राप्त होता ही नहीं है तो वह संकल्पना बुरी है। जैसे सिंपल तरीके से मैंने आपको पानी के ग्लास से बताया, इसी प्रकार से ये कहते हैं कि उपयोगिता का आधार ही न्याय है, और यदि उपयोगिता के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है तो ये न्याय है। जैसे ये पानी का ग्लास है और इस पानी के गिलास का वितरण किया जाता है। अब न्याय का वितरण का आधार क्या माना इन्होंने न्याय का वितरण का आधार माना अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस पानी के गिलास में से 6 लोगों में से यदि 4 लोगों को पानी पीने को मिल जाता है तो यह एक उत्कृष्ट संकल्पना है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो रहा है, यानी 4 लोगों को तो संतुष्टि हो गई, इसलिए यह इनकी इष्ट सिद्धि होने के कारण यह क्या है? उत्कृष्ट संकल्पना है। और यही न्याय का आधार है। न्याय का आधार माना उपयोगिता। अब इसने पानी के गिलास को इन 4 लोगों को प्राप्त होने के कारण यह गिलास उपयोगी हो गया। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि न्याय का आधार उपयोगिता के आधार पर ही मापा जा सकता है, और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय को प्रमाणित करता है। बेंथम ने कहा कि लोक की जो प्राकृतिक कानून की अवधारणा है वह निराधार है, वह यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है, यथार्थ से व्यक्ति को भटका देती है। इसी कारण से प्राकृतिक कानून जैसी अवधारणा को हटा देना चाहिए। यह अवधारणा व्यक्ति को यथार्थ तक, वास्तविकता तक नहीं पहुंचने देती। न केवल बेंथम ने अपितु इनके अग्रज डेविड ह्यूम ने भी लोक के इस प्राकृतिक कानून जैसी अवधारणा को नकारा है और कहा है कि प्राकृतिक कानून की जो अवधारणा है वह न्याय को व्यक्ति से दूर ले जाती है। तो सार रूप में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि बेंथम ने कहा कि न्याय का आधार उपयोगिता है, और उपयोगिता के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का जो वितरण किया जाता है, जैसे हम लोगों ने इस पानी के गिलास के पानी का वितरण किया और अधिकतम लोगों में अधिकतम सुख प्राप्त हो सके, वही न्याय है। न्याय का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही है। आगे बढ़ते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में अध्ययन करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन काल 1806 से 1873 के मध्य रहा। ये प्रमुख राजनीति विचारक जेम्स मिल के पुत्र थे और बेंथम के शिष्य थे। इनका जीवन काल भी उसी परिवर्तनवादी काल के अंतर्गत रहा जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बौद्धिक परिवर्तन को देखा। व्यक्ति को जीवन का, व्यक्ति के जीवन का और व्यक्ति के अस्तित्व को राज्य की मूल अवधारणा बनाया गया। इनके विचारों में व्यक्ति प्रमुख तत्व है, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रमुख आधार है। इनकी महान कृति ऑन लिबर्टी 1859 में प्रकाशित हुई, और इन महान राजनीतिक शास्त्री, अर्थशास्त्री, नीति शास्त्री ने अपने स्वतंत्रता पर अत्यंत
उत्कृष्ट स्तर के विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने अपने विचार में, अपने विचारधारा और अपने अध्ययन में व्यक्ति को केंद्र बिंदु बनाया और इनका मानना था कि व्यक्ति नैतिक, बौद्धिक, विवेकशील प्राणी होता है। वह उत्कट विवेकशील होने के कारण अपने अच्छे और भले बुरे को अच्छी प्रकार से पहचानता है। अतः राज्य को व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्रतीत होता है कि ये एक स्वतंत्रतावादी विचारों की विचारधारा के अग्रज थे और स्वतंत्रता पर इन्होंने नवीन आयाम प्रस्तुत किए, स्वतंत्रता पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। ये स्वतंत्रता के महान पक्षधर थे और स्वतंत्रता में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये प्रमुखता देते थे। इनका मानना था कि व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए और व्यक्ति के कार्य में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य को हस्तक्षेप और व्यक्ति के कार्य को बताते हुए इन्होंने कहा कि कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरक कार्य यानी आत्मपरक कार्य और दूसरा होता है परपरक कार्य, जिनका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से होता है। यहीं पर इनके न्याय संबंधी विचार हम लोगों के सामने आते हैं। इन्होंने न्याय का आधार सामाजिक उपयोगिता को बताया, क्योंकि बेंथम के शिष्य थे तो उपयोगितावादी विचार तो इनके विचारों के अंतर्गत देखने को ही हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि सामाजिक उपयोगिता के आधार पर ही न्याय का निर्णय किया जा सकता है। यानी कोई नियम अगर सामाजिक रूप से उपयोगी है तो उन्हें ही स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। व्यक्ति के कार्य में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। न्याय के संबंध में इनकी धारणा थी कि व्यक्ति का पहला कार्य है वह अपनी सुरक्षा चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है और इस प्रयास में वह समाज में स्थापित जो भी नियम है उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इन्हें नैतिक नियम कहा है और इन नैतिक नियमों को इसलिए स्वीकार करता है कि वह स्वयं के साथ साथ अन्य की सुरक्षा को भी उसी प्रकार से बनाए रखेंगे। यानी स्वयं के लिए और अन्यों के लिए, यानी सामाजिक उपयोगिता को आधार बनाया है कि व्यक्ति स्वयं के लिए और अन्य के लिए ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है कि ठीक उसी की तरह वो अन्य की सुरक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। तो मील के विचारों में देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यक्ति, उसकी विवेकशीलता और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी गई है। कहा गया है कि व्यक्ति के कार्य में अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो वह अन्याय है और ऐसा कोई कार्य व्यक्ति यदि कर रहा है अपने अज्ञानता के वश जो उसके लिए हितकारी नहीं है, तभी जाकर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार कर रहा है और नदी पार करते समय उस तेज उफान में उसके डूब जाने का खतरा है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति यह भी नहीं जानता है कि उसे पुल पर चढ़ लेना चाहिए या अपना बचाव कर लेना चाहिए या पुल के विषय में ज्ञान नहीं है, उस स्थिति में व्यक्ति की सुरक्षा प्रमुख कार्य है। जैसा मैंने बताया, सामाजिक उपयोगिता और व्यक्ति की सुरक्षा यही मील के अनुसार न्याय का आधार है। तो व्यक्ति की सुरक्षा प्रमुख आधार है, उस स्थिति में व्यक्ति का जीवन बचाना प्रमुख है और इस प्राथमिकता के कारण वहाँ राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट होनी चाहिए और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। सारतः हम कह सकते हैं कि मील के विचारों का न्याय का जो आधार है वह सामाजिक उपयोगिता को बनाया गया है और ऐसे नैतिक नियम जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं उन्हें स्वीकार करना ही न्याय है। निष्कर्ष रूप में बच्चों, हम लोगों ने न्याय की आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत जाना कि न्याय सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी रूप में यथार्थ मूल्यों को स्वीकार करने वाली अवधारणा बन गई थी और अब न्याय का प्रमुख केंद्र व्यक्ति का हित हो गया था। जो उससे पूर्व जितनी भी विचारधाराएं न्याय की थी उनका खंडन करते हुए, उनको दरकिनार करते हुए न्याय के नवीन आयाम प्रस्तुत किए गए थे। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।